दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस कार्यक्रम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। कल लोकसभा में बहुत महत्वपूर्ण एक बहस हुई, वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर, यानी उसकी रचना के 150 पूरे होने पर, 150। अब इस बहस के बाद आज की जो बहस है, वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर हुई। दरअसल ये एसआईआर पर केंद्रित बहस थी, जिसको प्रपोज किया था विपक्ष ने, लेकिन सदन में इस पर चर्चा हो सके, इसके लिए संभवतः सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में जो कार्य मंत्रणा समिति हो उसमें निगोशिएट हुआ कि भाई एसआईआर पर हम नहीं करेंगे, आप इसी को इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के तहत आप उठा सकते हैं। तो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर जो बहस आज हुई है, वो कई कारणों से संसदीय जो बहस का इतिहास है हाल के कुछ वर्षों में, उसमें एक बहुत चमकदार बहस मानी जा सकती है, बहुत शानदार बहस मानी जा सकती है। खासकर विपक्ष की तरफ से, और मैं विपक्ष के प्रति कतई पार्टीजन होने की बात नहीं कर रहा हूं, सब्जेक्टिव नहीं हो रहा हूं। सच्चाई यह है कि आज की चर्चा को बाहर से, देश के बाहर का भी कोई व्यक्ति अगर सुनेगा, जिसका कोई लेना देना नहीं है अपने देश की डेमोक्रेसी से या अपने देश के स्ट्रक्चर से या राजनीति से, वो भी मानेगा कि सत्ता पक्ष की तरफ से आज इस बहस में कोई महत्वपूर्ण इंटरवेंशन नहीं हुआ। ऐसा नहीं लगा कि इस पर कोई जोरदार ढंग से सत्ता पक्ष अपनी बात कह पा रहा है, लेकिन विपक्ष की तरफ से 2-3 लोगों ने काफी महत्वपूर्ण इंटरवेंशंस किए, बहुत महत्वपूर्ण सजेशंस दिए। और निश्चित रूप से उसमें राहुल गांधी, जो प्रतिपक्ष के नेता हैं लोकसभा में, उनका भाषण कई दृष्टियों से, कई कारणों से बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर देखा जाए कि संसदीय चर्चाओं की जो क्वालिटी यानी गुणवत्ता जो गिर रही है लगातार, जिसकी चर्चा सदन में भी होती है आजकल कभी-कभी, उसके हिसाब से तो ये निश्चित रूप से पुराने दौर की याद दिलाने वाली स्पीच थी। और राहुल गांधी भी आमतौर पे इस तरह की स्पीच के लिए नहीं जाने जाते, लेकिन उनकी जो शानदार स्पीच है, उसमें उन्होंने उन्होंने शुरू में ही देश को एक कपड़े का यानी फैब्रिक का एक रूपक के रूप में पेश किया, और फिर वहां से उन्होंने बिल्ड किया अपने आर्गुमेंट्स को, डेमोक्रेसी को लेकर, इलेक्शंस को लेकर, और कैसे इलेक्शन जो है डेमोक्रेसी की मूल मंत्र है, इसको उन्होंने एलोबरेट किया, और फिर बताया कि कैसे इलेक्शंस में चोरी हो रही है, इसको लूटा जा रहा है, और कैसे आरएसएस बीजेपी का नाम लेकर उन्होंने कहा, इलेक्शन कमीशन का नाम लेकर कहा कि कैसे सबने साझा प्रोजेक्ट बना लिया है इस देश के सिस्टम को लूटने का, हड़पने का। इस तरह की बातें उन्होंने कही। तो दोस्तों, मैं समझता हूं कि इस पर बेहतर ये होगा कि इलेक्शन कमीशन को, भारत में डेमोक्रेसी को, और भारत में जो सिस्टम काम कर रहा है, इसको बेहतर ढंग से जानने वाले किसी ऐसे विशेषज्ञ से हम चर्चा इस विषय पर आज करें, जो मैं समझता हूं कि जर्नलिज्म के हिसाब से भी, समाज के हिसाब से भी, और जो आज डिस्कोर्स है अपने देश में, जो चाहे अदालत से जुड़ा हो, न्यायालय से जुड़ा हो, मीडिया से जुड़ा हो या पॉलिटिक्स से जुड़ा हो, उसको बेहतर ढंग से हमारे दर्शकों, श्रोताओं के सामने पेश कर सकें। इसीलिए हमने नितिन सेठी को आमंत्रित किया। नितिन सेठी जाने माने जर्नलिस्ट हैं, जाने माने लेखक हैं, और वो रिपोर्टर्स कलेक्टिव के चीफ हैं, फाउंडिंग एडिटर हैं। तो नितिन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपने इस थोड़ी सी नमस्कार। लंबी टिप्पणी के बाद मैं आपको बिल्कुल अ, खुला मैदान देता हूं। आप पहले ये बताइए कि राहुल गांधी की आज की स्पीच, जिसकी बहुत चर्चा है, यहां तक कि सियासत में जो लोग हैं अलग अलग पार्टियों में, उनमें भी काफी चर्चा है, तो आप कैसे देखते हैं? आपने राहुल ने जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स उठाए, उनको किस प्रकार एनालाइज जी। करते हैं? अ, उर्मिला जी, शुक्रिया एक तो मुझे लाने के लिए। मैं एक तरीके से अपने कोलीग जो ये सब इन्वेस्टिगेशन करते हैं उनके बिहाफ़ पे आपके सामने हूँ और उन्हीं के काम के बलबूते पे कुछ टिप्पणी करना चाहूँगा। अ, मैंने जब लीडर ऑफ ऑपोज़िशन राहुल गांधी जी की स्पीच सुनी, तो मुझे लगा कि उनकी स्पीच में एक जगह की कमी थी। कुछ ऑब्जेक्शंस थे, कुछ अटेम्प्ट्स थे कि वो खुले तौर से ना बोल सके। अ, उन्होंने प्रिंसिपली मुझे लगा एक बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा छुआ है। वो
सरकार के साथ डिस्कशन में फाइनलाइज़ हुआ था कि उसको इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कहेंगे। लेकिन मुद्दा जो सबके सामने था कि इलेक्शन कमीशन किस तरह से एसआईआर करा रहा है और इलेक्शन कमीशन का रवैया और उसका काम किस तरीके से चल रहा है, खास करके जब से बिहार में एसआईआर शुरू कराया। अ, जब मेरे कोलीग्स विष्णु, आयुषी और बाकी गायत्री आदि ने बिहार एसआईआर पे इन्वेस्टिगेशन शुरू किया, क्योंकि हमें इतना तो विश्वास था कि ये एसआईआर जो है अनप्रेसिडेंटेड है, ऐसा कभी पहले हुआ नहीं देश में और इस पे बहुत सवाल है। तो हमने कई इसमें त्रुटियाँ पाई। हमने पाया कि जो ट्रांसपेरेंसी के साथ ईसीआई काम करना चाहिए था, वो नहीं किया। उसका नतीजा ये दिखा कि जो फाइनल वोटर लिस्ट आई, उसमें कम से कम 15 लाख सस्पेक्ट डुप्लीकेट्स अभी भी हैं। हमने देखा कि ऐसे लोग हैं जो यूपी के बाशिंदे हैं, बिहार में वोटर आई कार्ड्स बनवा चुके हैं और हज़ारों में सिर्फ़ 3 डिस्ट्रिक्ट में। हमने देखा कि 100 कई 100 की तादाद 600, 800 लोग ऐसे घरों पे रजिस्टर्ड हैं, जिनका पता नहीं है, जबकि रूल में लिखा हुआ है कि वो कम से कम ग्राउंड वेरिफिकेशन होना चाहिए था अगर 10 से ज़्यादा लोग एक एड्रेस पे हैं, तो ना एड्रेस थे। हमने ग्राउंड में वेरीफाई किया तो ऐसे लोग पाए जिनके पास 2 और 2 से ज़्यादा वोटर आई कार्ड है, जिनकी फ़ोटो भी वही है, नाम भी वही है। हमने ऐसे लोग भी पाए जिनके फ़ोटो अलग हैं लेकिन आदमी वही है, उनके 2 या 3 वोटर आई कार्ड अलग-अलग पतों पे बने हुए लेकिन व्यक्ति वही है। तो हमने ग्राउंड से भी वेरीफ़ाई किया और डेटा एनालिस्ट के थ्रू जो काम ईसीआई नहीं करने दे रहा था, वो भी कर लिया हमने। दूसरा लेकिन उसके आखिर में हमने पाया कि इलेक्शन कमीशन एक काम करता था, उसके मैनुअल में लिखा ये करना ज़रूरी है, जो कि डीडुप्लिकेशन अंग्रेज़ी में कहलाता है। बेसिकली आप वोटर लिस्ट कंप्यूटर से टटोलते हैं और देखते हैं कौन-सी ऐसी एंट्रीज़ हैं, जिसमें नाम, वोटर के रिलेटिव का नाम, उसकी उम्र, उसके पता सब सेम है। तो उससे शक ज़ाहिर होता है कि ये शायद सही नहीं है, एक ही व्यक्ति के 2 या 3 बन गए हैं, चाहे फ्रॉड से, चाहे गलती से और उसकी फिर एक प्रक्रिया होती है उसको वेरीफाई करके ग्राउंड में उनको डिलीट करना। हमने पाया कि चुपचाप इलेक्शन कमीशन ने ये एसआईआर के दौरान बंद कर दिया था। किसी को बताया नहीं था। हमें भी जाँच-पड़ताल के बाद ही पता चला। जब हमारी रिपोर्ट सामने आई और सुप्रीम कोर्ट में पिटिशनर्स जो हैं मेरे ख्याल से प्रशांत भूषण जी हैं एडीआर के लिए उन्होंने सामने रखी, तो इलेक्शन कमीशन को पहली बार एडमिट करना पड़ा कि हाँ, हमने ये डीडुप्लिकेशन सॉफ्टवेयर अपना बंद कर दिया है, ये बोल के कि वो बहुत घटिया है। फिर हमने ये पाया कि जिस चीज़ को वो 2023 में बोल रहा है घटिया था, वो 2024 में उसी को प्रमोट भी कर रहा था चुपचाप, उसकी प्रेज़ेंटेशंस हमने देखी। लेकिन 2025 में फिर वो बंद कर दिया। अब हमारा काम बिहार तक सीमित है और मेरे ख्याल से कांग्रेस पार्टी ने कई पुख्ता सबूत दिखाए हैं कि वोटर लिस्ट कैसे और स्टेट्स में गड़बड़ाई भी है। हमारा एक्सपीरियंस ये दिखाता है कि ऐसा नहीं है कि वोटर लिस्ट पहले बहुत सुंदर थी और बहुत बेहतरीन थी, पहले भी खामियाँ थी। लेकिन अब जब इलेक्शन कमीशन ने बोला कि हम टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेंगे और दूध से धुला नया एक वोटर लिस्ट बनाएँगे, तो उसमें त्रुटियाँ बढ़ गई हैं। और ये भी देखा कि जो बिहार में गलतियाँ करी थी, अगर उसको आप उस समय पे गलती ही माने कि इलेक्शन कमीशन नहीं जानता था, गलती कर रहा था, एरोगेंस में कह सकते हैं या अदरवाइज़, वो गलतियाँ अब दोहराई जा रही हैं। तो उन गलतियों से सीखा भी नहीं, जो बहुत आपत्तिजनक है कि आप गलती करते हैं, सरकार चलती है, इंस्टीट्यूशन चलते हैं, गलतियाँ होती हैं, लेकिन वो ठीक नहीं हुई। इसका ओवरऑल हमें जो सीख लगी कि एक इलेक्शन कमीशन अगर हम देखें एक तरीके से वो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, दूसरी तरफ से वो हमारे पब्लिक सर्वेंट्स हैं, जिनको हमने एज़ पब्लिक सर्वेंट रखा है, हमारी वोटर लिस्ट जो कि हमारी संपदा है, उसको हमारी प्रॉपर्टी है, उसको ठीक से चलाने के लिए और उसको ठीक से इस्तेमाल करने के लिए। लेकिन रवैया इलेक्शन कमीशन का ऐसा हो चला कि वो मालिकाना हक दिखाता है वोटर लिस्ट पे, हम ही को हमारी वोटर लिस्ट टटोलने का चांस नहीं देता है। वो बहुत प्रयत्न करना पड़ता है और 2 चीज़ें जो राहुल गांधी ने बोली जिस पे बात पहले भी हो चुकी है कि एक इलेक्शन कमिश्नर्स कैसे चूज़ किए जाएँगे, वो लॉ अमेंड हुआ। उनका प्रोटेक्शन फॉर व्हाट दे डू जब वो नौकरी में हैं, वो बढ़ा दिया गया। तीसरा कि जिस तरीके से रवैया और जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन उस
बाद से मीडिया और सिटीज़न से डील किया है। एक मैं उदाहरण दूँगा कि जब उनसे पूछा गया था, मेरे ख्याल से गणेश कुमार जी से, कि आप वीडियो क्यों नहीं बाहर करते वोटिंग का, तो उन्होंने बोला कि देश की महिलाओं की तस्वीर नहीं बाहर जाएगी। तो हमने ये भी ज़ाहिर दिखाया कि यही इलेक्शन कमीशन अपना वोटर डेटाबेस स्टेट्स को बाँटता फिरता था और प्राइवेट कंपनी भी उसको देख चुकी थी। अ, तो बहुत सवाल उठे हैं। आई थिंक पहली बार पार्लियामेंट में इस पे डिबेट हो रहा है जब से ये पे रोष आया है। ये मुझे एक तरीके से एज़ अ सिटिज़न डर भी लगता है कि इलेक्शन प्रोसेस में देश के बहुत 2 दशकों से एक विश्वास बना था लोगों को, जिसकी वजह से हमारे गरीब वोटर जो हैं सबसे ज़्यादा बाहर निकल के वोट देते थे। उसको सवाल उठाना, खुद को डर लगता है कि हाँ, क्या हम डेमोक्रेसी की नींव बिगाड़ तो नहीं रहे हैं। लेकिन जब हम एविडेंस देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है, तो मुझे लगता है सवाल ना उठाना हमारे इलेक्टोरल प्रोसेस को वीकन कर रहा है। इस वक़्त पे जितने एविडेंस बाहर, एटलीस्ट मेरा विश्वास है, बाहर हैं, वो बहुत सवाल उठाते हैं और कई प्रूफ देते हैं कि इलेक्शन कमीशन की फंक्शनिंग ट्रांसपेरेंट नहीं है, अकाउंटेबल नहीं है, बहुत गलतियाँ हैं और बहुत सारा सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है कि कुछ गलतियाँ, कुछ गड़बड़ अ, उनके जानते हुए भी हो रही हैं। मैं क्योंकि ना प्रतिपक्ष का नेता हूँ, ना नेता हूँ, तो ये नहीं बोलूँगा कि मैं मानता हूँ कि वो चोर हैं एक्सेट्रा। पर ये मैं ज़रूर बोलूँगा कि बहुत गुंजाइश और जगह और चांस था इलेक्शन कमीशन के पास अ, ये तरीका बेहतर करने का, जो वो नहीं कर रहा है। जो जवाबदेही उसकी बनती है, वो नहीं कर रहा है। जो उसका मैनुअल कहता है, वो फ़ॉलो नहीं कर रहा है और उसके नतीजे खराब हो रहे हैं। जी। राहुल गांधी ने जो सवाल उठाए हैं आज अपने भाषण में, उनको आपने कुछ को कोट किया, उद्धृत किया और उसके कॉन्टेक्स्ट में अपना भी अपना एक विचार दिया। देखिए, जो अभी उन्होंने जो उठाए हैं उसमें अ, एक तो यह है जो आपने चर्चा की कि भाई चुनाव आयुक्तों की जो चयन प्रक्रिया है उसमें अ, वो क्यों गलत है, और फिर ये भी कि सीजीआई को क्यों हटाया गया। मोदी सरकार ने कानून बदला, दूसरा कि ताकि चुनाव आयुक्त रहते हुए कोई कुछ भी करे लेकिन सजा न हो। मोदी सरकार चुनाव आयुक्त को ये इम्यूनिटी का तोहफा क्यों दे रही है, दूसरा सवाल। तीसरा सवाल, सीसीटीवी और उसमें मौजूद डेटा को लेकर कानून क्यों लाया गया कि चुनाव के 45 दिन बाद चुनाव आयोग सीसीटीवी फुटेज नष्ट कर सकता है। ये भी अजीब सा एक प्रावधान जोड़ा गया था, तो उसको भी उन्होंने उठाया। एक सवाल और उठाया उन्होंने, और मैं सुन रहा था सुबह जब ये शुरुआत हुई चर्चा की, मनीष तिवारी ने भी अपने ढंग से इस सवाल को उठाने की कोशिश की। हालांकि उनका ज्यादा फोकस था चयन समिति पर, कि जो इलेक्शन कमिश्नर्स की चयन समिति है, उन्होंने सुझाव भी दिया कि लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता, राज्यसभा में प्रतिपक्ष के नेता के साथ सीजीआई भी शामिल किया जाए। इस तरह उनका यह कहना था कि आई मीन प्रधानमंत्री रहे, कैबिनेट मंत्री कोई उनका रहे, 4 और एक सीजीआई, तो 5 हो जाएंगे। तो फैसला लेने की प्रक्रिया जो है डेमोक्रेटिक ज्यादा होगी, पारदर्शी ज्यादा होगी उनके मुताबिक। लेकिन आज जो चर्चा हुई उसमें एक बात बहुत महत्वपूर्ण ढंग से आई मीन राहुल गांधी ने उठाया, और संभवतः हाउस में पहली बार, कि ईवीएम का क्या है, हमें उसका एक्सेस, फिजिकल एक्सेस क्यों नहीं दिया जा रहा है, हम मांग करते रहे हैं, और उसका आर्किटेक्चर क्या है, इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। मनीष ने इसी को कहा कि भाई ये कंपनियों के पास उसका एक्सेस है या क्या है, इस तरह की कुछ बातें उन्होंने कही। मैं अपने लिए और साथ में हमारे जो दर्शक हैं, हिंदी भाषी हैं ज्यादातर, आप जो श्रोता हैं, उनके लिए कृपया आप समझाएं कि ये ईवीएम का जो मामला है, जो वो कह रहे हैं आर्किटेक्चर का, ये क्या है, और क्यों विपक्ष इस तरह की मांग पहली बार कर रहा है। पहले इस तरह की मांग संसद में तो कभी नहीं सुनी गई, हाउसेज में कभी नहीं सुनी गई, विधानसभाओं में भी नहीं सुनी गई। ईवीएम पर अटैक किया जाता था, लेकिन इस तरह की बात एग्जैक्टली नहीं आई थी इतने कॉन्क्रीट रूप में। तो रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने ईवीएम पे जांच नहीं करी है, इसलिए लेकिन
ये सच है कि कई लोगों ने शंकाएं उठाई हैं कि ईवीएम क्या रिग हो सकता है, क्या वो कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, होता है, नहीं होता है। बहुत सवाल है, एटलीस्ट मेरे मन में मैंने अभी तक कोई पुख्ता एविडेंस नहीं देखा है कि ऐसा होता है। सवाल बहुत उठे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से जो एलओपी ने आज लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने जो मांग करी है, वो बहुत वाजिब है कि अगर शंका है और वो ज़ाहिर हो रही है, तो कोई भी टेक्नोलॉजी जो हमारे इलेक्टोरल प्रोसेस में यूज़ हो रही है, उसका ऑडिट ओपनली होना चाहिए। उसकी अकाउंटेबिलिटी कि ये कैसे यूज़ होती है, कैसे सेफ है, अगर वो 6 बार भी इलेक्शन कमीशन को दिखाना पड़े, तो दिखाना चाहिए। और ये सरकार की किसी भी प्रक्रिया में कोई भी हमारे पब्लिक सर्वेंट है, कुछ भी काम करता है, इसीलिए आरटीआई एक्ट जैसे बोलता है कि आप जो भी कर रहे हैं, चाहे डिजिटल रिकॉर्ड है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स हैं, प्रोसेसेस हैं, सब जनता के सामने आपको ज़ाहिर करने चाहिए। अब सरकारें नहीं करती हैं, बट कम से कम इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, तो उसकी जवाबदेही तो बनती है। आई थिंक मैं इतना मान अगेन मैं बोलूँगा कि मुझे ईवीएम हैक होता है इसका कोई एविडेंस आज तक नहीं देखा मैंने, जिस पे मैं विश्वास कर लूँ। लोग कहते हैं। लेकिन आज राहुल गांधी की जो एक्सपेक्टेशन थी और जो डिमांड थी, वो वाजिब लगती है कि ऑडिट प्रूफ दिखाना कि ये टेक्नोलॉजी कैसे चलती है, ये कैसे फुल प्रूफ है। अ, ये अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ नहीं है। अगर मशीन अच्छी चलती है जो इलेक्शन कमीशन का विश्वास है, और मुझे कम से कम डाउट नहीं है, लेकिन अगर उसका विश्वास है तो उसका ऑडिट ट्रेल दिखाना, टेक्नोलॉजी प्रूव करना, जनता के सामने कई तरीके हैं जहाँ अकाउंटेबिलिटी राहुल गांधी के लिए नहीं चाहिए, कांग्रेस के लिए चाहिए, बट सिटीजन्स के लिए होना अच्छा है। मैं तो कहूँगा अगर राहुल गांधी गलत है इसमें, तो और भी अच्छा है कि आप दिखा दीजिए कि साफ है टेक्नोलॉजी। अ, वो हुआ नहीं है प्रयास, एंड वो अपोज़ भी किया गया है या पीछे। एंड अगेन ये अच्छी चीज़ नहीं है हमारी डेमोक्रेसी में कि हमारे ट्रस्ट इरोड हो और इलेक्शन कमीशन को ये ना लगे कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नए-नए कदम ले वो ट्रस्ट को रिस्टोर करने के लिए। लेकिन क्या आपको लगता है कि इसके लिए हम बीजेपी आरएसएस की बात जो की राहुल गांधी ने आज हाउस में, हम उसको पहले छोड़ देते हैं क्योंकि वो पॉलिटिकल घटक हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट है पॉलिटिकल। जी, लेकिन इलेक्शन कमीशन, जो मौजूदा इलेक्शन कमीशन है, जिसकी अगुवाई ज्ञानेश कुमार कर रहे हैं, एज ए जर्नलिस्ट, जो इतने लंबे समय से आप देख रहे हैं चुनाव को और चुनाव आयोगों को, आ, क्या आपको लगता है कि राजीव कुमार से लेकर ज्ञानेश कुमार तक वाकई कुछ ऐसा हुआ है चुनाव आयोग की अंदरूनी कामकाज की प्रक्रिया में जो ट्रांसपेरेंट नहीं है, जो ऐसी बातें कहते हैं, ऐसी बातें कर रहे हैं, जो मीडिया से लेकर के और विपक्ष तक, आम नागरिक तक एक बहुत बड़ा एक कंफ्यूजन, या यूं कहा जाए कि संदेह का जो माहौल है वो और घना होता गया है, और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कोई और नहीं, इलेक्शन कमीशन है। इसमें भी मैं उर्मिलेश जी आपकी आज्ञा से 3 छोटी बातें कहना चाहूँगा। मेरा 20-25 साल का पत्रकारिता का एक्सपीरियंस, आप मेरे से बहुत ज़्यादा वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने बहुत लंबी पॉलिटिकल हिस्ट्री इंडिया की रिकॉर्ड करी है, लिखी है और देखी है। मेरे एक्सपीरियंस में ऐसे पहले भी हुआ है कि इलेक्शन कमिश्नर्स के ऊपर सवाल उठे कि उनके बायसेस हैं, वो फेवर करते हैं एक साइड दूसरी साइड। इस केस में दोबारा हो रहा है। जो फ़र्क मुझे दिखता है कि इस हम्म, बार एक वो एलिगेशन है कि बायस है, दूसरा बहुत क्लियर है कि एक सर्टेन डिग्री ऑफ एरोगेंस है। शौर्य अगर आप अपने श्रोता के लिए हिंदी में शब्द क्या इस्तेमाल करें? मेरी हिंदी की टाँग उतनी ही टूटी है जितनी अंग्रेज़ी की। नहीं नहीं, अ, मतलब एक अजीब तरह का अहम है, एक अजीब तरह का हाँ, अहंकार है। जी। हाँ। हम्म, दूसरा ये साफ है कि उनकी किस पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ या फेवर में उनका शौक है, वो उस पे मैं टिप्पणी नहीं करूँगा। लेकिन सिटिज़न्स के फेवर में ट्रांसपेरेंसी नहीं है। और ऐसा सच है, जैसे मैं पहले बोल रहा था कि वोटर लिस्ट पहले भी खराब थी, पहले भी इनको अटेम्प्ट किया जाता था ट्विस्ट करने का, डिलीशन, एडिशन के खेल चलते रहते थे। टेक्नोलॉजी ने ये खेल हमने हमारी इन्वेस्टिगेशन दिखाती है अलग स्तर पे ले गई है। जो मैनिपुलेशन पहले कभी 1000-2000 वोट का हो सकता था, आज वो ज़्यादा स्केल पे हो सकता है टेक्नोलॉजी की वजह से। इसलिए
जो पारदर्शिता की ज़रूरत थी, वो भी 10 गुना ज़्यादा थी कि अब उसी टेक्नोलॉजी का आप इस्तेमाल करके पारदर्शिता बढ़ाएँ। जो पुरानी खामियाँ थी, जो आप नहीं रिज़ॉल्व कर सकते, जैसे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, कि मान लीजिए बिहार के आरा डिस्ट्रिक्ट में एक व्यक्ति है जिसने अपना वोट रजिस्टर कराया। अगर वहाँ के बीएलओ या ईआरओ चेक करना चाहें कि भाई क्या इनका कहीं और पे भी वोट है, बिहार के या बाहर किसी और कॉन्स्टिट्यूएंसी में, तो पहले कोई तरीका नहीं था। ये सॉफ्टवेयर आने से ये तरीका हो गया कि आप पूरे देश के डेटाबेस में चेक कर सकते हैं कि नितिन सेठ ही सन ऑफ दिस, उम्र ये, कहीं और भी रजिस्टर हुए कि नहीं, और ये सिर्फ कंप्यूटर से हो सकता था, वो बंद हो गया। तो जो आपके पास औजार अब उपलब्ध थे, जो शायद 10 साल पहले नहीं थे, वो होने के बावजूद आप समय में पीछे जा रहे हैं। तो ये तो नाकामी है, और ये सीरियस नाकामी है। नहीं, ये उसके नाकामी है या ये कॉन्सिक्वेंसेस नहीं नहीं नहीं, लेकिन नितिन ये मैं समझना चाहता जी, हूं अपने जी, दर्शकों और श्रोताओं के हक में कि जी, ये नाकामी उनकी है या चालाकी और धूर्तता है कि वो जो आप जिस आप डी डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं कि वो जो मौजूद था और उसको पहले इन्होंने कहा कि बहुत शानदार है, अब वो कह रहे हैं कि नहीं तो ये तो बिल्कुल बेकार है और इसको स्क्रैप कर माने इसको हम खत्म कर रहे हैं, इसको यूज नहीं कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने ये बात उनको रखनी पड़ी है। तो जो जी। यूज किया जा रहा था उसको आप प्रभावहीन अचानक आपने कहा अब बेअसर है, बेकार है। तो ये नाकामी उनकी है या ये धूर्तता है? तो क्योंकि मैं पत्रकार हूँ, नेता नहीं हूँ, तो शब्दों का चयन बहुत ध्यान से करता हूँ। मैं इतना ज़रूर कहूँगा जितना हमारे को पुख्ता एविडेंस दिखाता है कि ये जानबूझ के हुआ है। हम्म, अब उसमें चोरी है कि नाकामी है, इस पे मैं टिप्पणी नहीं कर सकती, क्योंकि किसी की मंशा पढ़ना पत्रकार के लिए सबसे मुश्किल होता है। क्या किया उसने वो दिखाना हमें कागज़ात से हम दिखा पाते हैं, किस मंशा से किया नहीं बता सकते। दूसरा, जो शक मुझे ज़ाहिर होता है कि ये सच्चाई तभी बाहर आई जब हमने पूछी। जब हमने पहली बार पूछी तो सीईओ बिहार ने तो हमारे पत्रकार को धमकी जैसे दिया कि आप ये खबर करेंगे तो सोच लीजिए। अब उसके बताइए। बाद इलेक्शन हम्म, कमीशन ने ये ज़ाहिर तब किया जब कोर्ट में उनको एक तरीके से ज़बरदस्ती सामने इसको ज़ाहिर करना पड़ा, अपनी मंशा से, अपने मन से नहीं किया। तो ये शक ज़रूर ज़ाहिर करता है कि क्यों ऐसे कर रहे हैं। ये मेरे ख़्याल में फिर मैं बोलूँगा, ये एरोगेंस में भी हो सकता है कि हम क्यों जवाबदेही दें देश को और देश के सिटिज़न्स को। ये और किसी कारण से भी हो सकता है। लेकिन उनकी मंशा पे मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा एज़ पत्रकार। लेकिन मैं ये ज़रूर बोलूँगा, ये अच्छी चीज़ नहीं है, और शक ज़रूर ज़ाहिर करती है कि मंशा क्या है। नहीं नितिन, मैं मंशा पर मैं भी नहीं चाहता हूं कि किसी की मंशा पर शक किया जाए और हम लोग सुप्रीम कोर्ट के बारे में, हाई कोर्ट के बारे में, जजों के फैसलों की आलोचना करते हैं, लेकिन हम कभी उनकी जी, मंशा पर शक नहीं करते। हम ये नहीं कहते कि जी, इस कारण से उन्होंने ऐसा फैसला दिया, लेकिन फैसले अगर गलत हैं, जजमेंट गलत है, तो उसकी आलोचना का मीडिया को अधिकार है, हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है और वो सुप्रीम बिल्कुल, कोर्ट भी बिल्कुल। मानता है, सुप्रीम कोर्ट भी तो स्वीकार वो करता तो है। मैं लेकिन आपके साथ पूरा आप इत्तेफ़ाक रखता हूँ उर्मिलेश, कि जो वो कर रहे हैं और जिस तरीके से कर रहे हैं और जिस तरीके से देश के सिटिज़न्स के साथ पेश आते हैं, ये गलत है। ये मैं गलत। पूरा छाती ठोक के अपने एविडेंस के बेस पे, हमारी टीम ने जो काम किया उसके बेसिस पे मैं कह सकता हूँ। और मैं तो ये भी कहूंगा कि जो आपने स्वयं ही अभी बताया कि आपकी टीम को धमकी तक दी गई बिहार में उनके ऑफिसर्स की तरफ से कि अगर आपने इस खबर को छापी या प्रसारित किया तो आप देखिएगा, आप देख मैंने इस तरह की बात की हाँ, वो तो इससे नर्म भी जाहिर तरीके होता से है। था, हमने रिपोर्ट या, किया है। नर्म या, तरीके से बोला कि आप मतलब झूठ बोला कि आप जानते हैं यहाँ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, ऐसी खबर करोगे तो सोच लो। जबकि हाँ। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में कोई मनाही नहीं है पत्रकारिता को सच बताने से। एक और जो राहुल गांधी ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही और आपने उसको अभी स्वयं उल्लेख आपने किया, लेकिन इसके पीछे कारण जो है वो बिल्कुल साफ नजर आते हैं। इसके लिए किसी रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है, किसी नए सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है कि इसकी खोज कैसे की जाए। कि भाई पहले ये था कि अगर कोई गलत हो रहा है तो उसके बारे में कार्रवाई हो सकती है। इन्होंने क्या किया कि चुनाव आयुक्त जो भी है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हो ही नहीं सकती। यहां तक कि अब तो ये स्थिति है कि रिटायरमेंट के बाद भी प्रबंध कर दिया गया है कि कोई इस तरह की कार्रवाई इस मुद्दे पर ना हो। किसी एक्शन जो वो ले रहे हैं, कोई फैसला जो ले रहे हैं, उसके आधार पर कुछ नहीं हो सकता है। तो ये राहुल गांधी ने काफी इसको कई
काफी समय से इसको आप काफी वो रिपीट कर रहे हैं इस मुद्दे को कि हम जब सत्ता में आएंगे तो इसको बदल देंगे और आपको हम छोड़ेंगे नहीं। इस तरह की बात वो करते हैं, उनकी अपनी भाषा है, मैं भी उनकी भाषा से सहमत नहीं हूं। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये जो प्रावधान किया गया है, ऐसा तो अनप्रेसिडेंटेड है, और मैं नहीं समझता कि किसी भी हेल्दी डेमोक्रेसी में ये होना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन पर कभी कभी भविष्य में भी कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है अगर उसने कभी गलत किया हो कोई काम तो। जी, तो नेता प्रतिपक्ष की किस तरह से उन्हें ज़ाहिर किया उस पे मैं टिप्पणी नहीं करूँगा। कई बार मैं भी इत्तेफ़ाक नहीं रखता उससे। लेकिन अगर आप देश के अलग-अलग कानून देखेंगे जिनके प्रावधान हैं कि जो अफ़सर उस कानून के तहत काम कर रहे हैं, जब तक वो कानूनी तौर से काम कर रहे हैं, तो कई कानून बोलते हैं कि अफ़सरों के खिलाफ कुछ एक्शन नहीं होगा, जब तक वो कानूनी तौर पे कर रहे थे। अगर वो उस कानून के उल्लंघन में कुछ काम करते हैं, तो उनका प्रोसिक्यूशन होता है। सरकारों ने रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि परमिशन लेना होगा ये वो, लेकिन लॉ में लिखा है कि आपने जो कानून से आपकी ड्यूटीज़ नहीं थी या कानून से आपकी डिस्क्रिशन नहीं था, आपके पास पावर नहीं थी, आप यूज़ करते हैं, मिसयूज़ करते हैं, तो उस पे आपके अगेंस्ट एक्शन हो सकता है। जो अमेंडमेंट इलेक्शन कमीशन के लिए किया गया है, वो इस वजह से थोड़ा हटके है कि वो इसको क्वालीफाई नहीं करता कि आप कानूनी तौर पे जो करेंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि 4 साल बाद कानून बदल के जो उस टाइम पे कानूनी था उसको आप बोल दें कि अब ये कानून के तहत नहीं है। वो तो एकदम सही बात है कि कोई अफ़सर ने उस समय पे अगर सही काम किया है उस टाइम के कानून के मुताबिक तो उसको हमेशा सही मानना चाहिए। लेकिन इसमें लॉ में एम्बिग्यूइटी है अ, छेद छोड़ दिया गया है कि अफ़सर ने जो भी किया हो, उस टाइम के कानून के मुताबिक भी अगर वो सही नहीं हो, तो इसमें एक हवा बन गई है कि शायद उसमें भी कभी किसी अफ़सर को आप प्रोसिक्यूट नहीं कर पाएँगे, नहीं, कोई लीगल एक्ट के लिए, उसको इंक्वायर या नहीं कर पाएँगे। अब ये ग मैं अनलाइक लीडर ऑफ ऑपोज़िशन अब मैं उनके पास बहुत वकील है, हमारे पास तो चंद ही है, तो हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि मैं उनसे ज़्यादा जानता हूँ कानून। बट मेरा मानना ये है कि उस कानून में एक दीवार में छेद कर दिया गया है, जो अच्छी चीज़ नहीं है। कोई भी अफ़सर जैसे हम बोल रहे थे हमारे सब पब्लिक सर्वेंट हैं। कोई भी अफ़सर अगर देश के लिए काम करते वक़्त कुछ गलत करता है, किसी भी वक़्त उसको सवाल उठाए जाने चाहिए कि उसने क्या किया? क्या कानूनी तौर पे सही था? क्या कॉन्स्टिट्यूशनली सही था? और क्या गलत था? रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं, लेकिन उसी वक़्त पे होना चाहिए। तो जो राहुल गांधी आज बोल रहे हैं कि हम रेट्रोस्पेक्टिवली लॉ बदलेंगे, इस पे सवाल हो सकते हैं कि ये मुमकिन भी है कि नहीं। लेकिन जो अमेंडमेंट आया है कि अभी इलेक्शन कमीशन जो मर्ज़ी कर ले, कोई सवाल लीगली नहीं उठेगा उनके प्रक्रिया पे, उनके तरीकों पे अ, वो अच्छी चीज़ नहीं है। अच्छा। अगर मैं आपको एक एक्सट्रीम पैरेलल दूँ देश में जहाँ ये ऐसे एक्सेप्शन हैं, आफ्स्पा के अंडर अगर आप आर्म या फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट में एक एक्सेप्शन है कि अफसर कुछ सिर्फ शक से काम कर दें जो बाद में गलत भी पाया जाए, किसी की मृत्यु भी कर दें, किसी को पकड़ भी ले, तो उनकी इंक्वायरी नहीं होती। बट वो एक्सेप्शनल केसेस में नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज़ में वो भी गलत है मेरे मानने में पर नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज़ में इतना आर्म्ड फोर्सेस को अलाउ किया गया है। तो उस स्तर तक प्रोटेक्शन एक पब्लिक सर्वेंट को देना जिसका काम हमारा इलेक्शन हमारे लिए इलेक्शन अच्छा कराना। कराना हाँ, मतलब ये सरहद पे नहीं खड़े हैं। ये दिल्ली में निर्वाचन सदन पे बैठे हैं, हमारे पब्लिक सर्वेंट हैं, जिनका काम वोट अ, अच्छे से डलवाना, सही तरीके से हमारी डेमोक्रेसी चलाना है। तो मुझे नहीं लगता ये ज़रूरत थी और ये हानिकारक हो सकता है आगे, अगर ये प्रेसिडेंट बन जाए। और ये हमारी डेमोक्रेसी का सारा दारोमदार इन पर है। ये न्यूट्रल एम्पायर हमारे हैं, अगर 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 सही में देखा जाए वो आज नहीं निभा रहे हैं न्यूट्रल एम्पायर का रोल, वो अलग बात है। एक बात और जो राहुल गांधी ने आज कही है, और ये पहले भी उन्होंने कही है, लेकिन आज चूंकि हाउस में कही है पहली बार, इसलिए मुझे लगता है इस पर भी एक टिप्पणी जरूर बनती है हम लोगों की। आप उन्होंने कहा कि चुनाव से 1 महीने पहले सभी पॉलिटिकल पार्टीज को जो चुनाव में पार्टिसिपेट कर रही हैं, उनको मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट मिलनी चाहिए। मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट मिलनी चाहिए, जो इनफैक्ट नहीं दी जा रही है।
इसमें तो मैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी से एक कदम आगे जाना चाहूंगा। सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी को क्यों, देश के सारे सिटीजन्स को आपको मुहैया करानी चाहिए, ओपन लिस्ट होनी चाहिए, या है ना? आप और मैं भी तो देखें कि हमारा क्या हाल किया गया है। ये अवेलेबल होनी चाहिए कि अगर मैं स्टडी करना चाहूँ और मेरे में क्षमता है और एक पब्लिक पर्पस है, तो देखूं कि कितने डुप्लीकेट गलती से आ गए या या फ्रॉड से आ गए। तो मुझे क्यों 10 ऐसे डेटा साइंटिस्ट की जरूरत होनी चाहिए जो पहले पीडीएफ तोड़े, ताले खोलने के बाद अंदर जाएं और फिर वही गलती निकालें जो इलेक्शन कमीशन को पहले ढूंढ लेनी चाहिए थी। तो जो उनकी वो डिमांड है बहुत लिमिटेड है। मैं तो कहूंगा उनका दायरा बड़ा होना चाहिए कि वोटर लिस्ट जो है समय पे सबको अवेलेबल होनी चाहिए इस फॉर्म में कि आज की 21वीं दशक में जब हम अपने आप को डिजिटल इंडिया बोलते हैं, कि कोई भी चाहे तो उसको टटोल के चेक कर सके कि कितना पुख्ता है, कितनी खराब है, क्या कमी है, और उसके बारे में बात करें। मतलब अंग्रेजी में उसका, हिंदी का भी एक होगा आपके पास जरूर मुहावरा, पर अंग्रेजी में कहते हैं सनशाइन इज द बेस्ट डिसइंफेक्टेंट, या है ना? सूरज की रोशनी पड़ेगी तो थोड़ी सफाई होगी किसी भी चीज पे। तो उसमें तो किसी को आपत्ति नहीं हो सकती कि ये कोई छुपा हुआ राज नहीं है, ये सरकारी दस्तावेज कोई सीक्रेट नेशनल सिक्योरिटी के नहीं है, ये आपके और मेरे रिकॉर्ड है, ये हमारे समाज का रिकॉर्ड है। और इलेक्शन कमीशन सिर्फ गार्डियन है, मालिक नहीं है। तो या हमारे सामने अगर हमारे रिकॉर्ड नहीं होंगे तो कैसे काम चलेगा? और इलेक्शन कमीशन ने एक मेरे ख्याल से बहुत गलत एक्सक्यूज लिया है प्रिवेसी का। या बट और उन्होंने मिस इंटरप्रेट किया है एक सुप्रीम कोर्ट जजमेंट कई बार साइट करते हुए। मेरे ख्याल में हमने वो जजमेंट पढ़ा है, वो जजमेंट ऐसा नहीं बोलता कि आप रिकॉर्ड्स पब्लिक नहीं कर सकते। वोटर डेटाबेस फाइनली तो पीडीएफ में भी आपने कर डाले इस तरीके से कि कोई पढ़ ना सके। तो अगर आप वैसे कर सकते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा डांट फटकार फुचकार के थोड़ा सा तो इलेक्शन कमीशन को एक कदम आगे बढ़ाया है, लेकिन वो काफी नहीं है। तो मैं तो कहूंगा राहुल गांधी जी की डिमांड पॉलिटिकल पार्टीज को डेटा देने की थी। मैं कहूंगा ये वेबसाइट्स पे खुली तौर पे अवेलेबल होना चाहिए। देश के रिसर्चर्स, विदेश के रिसर्चर्स, हम एवरेज सिटीजन जो थोड़ा कंप्यूटर चला सकते हैं, उनको देखने के लिए कि कितना अच्छा है। आ, हम चाहें तो और भी लंबी बात कर सकते हैं, लेकिन हम करीब करीब आधा घंटा क्रॉस कर चुके हैं। तो नितिन सेठी, बहुत बहुत धन्यवाद, और हम इस पर आगे भी समय समय पर चर्चा जरूर करते रहेंगे। तो दोस्तों, आपको हमारी ये आज की चर्चा कैसी लगी, जरूर बताइएगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। शुक्रिया। शुक्रिया, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।